नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यानमाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाईसीबी एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वाईसीबी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें योग में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति, योग में अपना करियर बनाने वाले व्यक्ति या जो योग के स्टूडेंट हैं, उन सबको वाईसीबी के बारे में अच्छे से जानकारी हो और वाईसीबी के बारे में सारी नॉलेज ले करके कब वाईसीबी एग्ज़ाम उन्होंने देना चाहिए, कौन सा लेवल आपको एग्ज़ाम का देना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के इस व्याख्यान में हम आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाईसीबी एग्जामिनेशन। वाईसीबी एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम जानेंगे वाईसीबी है क्या। अब बहुत सारे बच्चों को हम बोलते हैं तो वाईसीबी है क्या, तो वाईसीबी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है योग सर्टिफिकेशन बोर्ड। ये एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में काम करती है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि वाईसीबी माने योग सर्टिफिकेशन बोर्ड। ये एक ऐसा बोर्ड, जैसे कि अनेक बोर्ड है, जैसे नेट का है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे ही अलग अलग बोर्ड होते हैं। कोई सी-टेट का बोर्ड है, कोई एच-टेट का बोर्ड है, तो सब बोर्ड होते हैं, वो अपने अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ऐसा ही एक बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का मतलब भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, जैसे अलग मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, आपका वित्त मंत्रालय है, ऐसे ही एक आयुष मंत्रालय भी है। आयुष मंत्रालय अभी रिकॉग्नाइज हुआ है, पिछली सरकार में ही हम बात करें तो लगभग 8 साल पहले आयुष मिनिस्ट्री को रिकॉग्नाइजेशन मिली। इससे पहले आयुष मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती थी, तो अलग से आयुष नहीं था, ये हेल्थ मिनिस्ट्री में ही इसको कंसिडर किया जाता था। लेकिन पिछली बार हम बात करें 8 साल पहले, आयुष मिनिस्ट्री को अलग से एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आयुष में 5 शब्दों से मिलकर के आयुष बना है। आयुष भी एक शॉर्ट फॉर्म है। आयुष में ए है, ए रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेद को, वाई रिप्रेजेंट करता है योग को, यू रिप्रेजेंट करता है यूनानी को, एस रिप्रेजेंट करता है सिद्धा को और एच रिप्रेजेंट करता है होम्योपैथी को। तो इन 5 चिकित्सा पद्धतियों को मिला करके एक कंबाइन इनका जो स्वरूप है उसको हम आयुष बोलते हैं। उसको उन 5 चीज़ों को लेकर के जो मिनिस्ट्री डेवलप की गई वो है आयुष मिनिस्ट्री। तो आयुष मिनिस्ट्री आप समझ गए, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सब को मिला करके आपकी आयुष मिनिस्ट्री बनती है। अब ये वाईसीबी जो है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करता है। इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया ताकि जितने भी वाईसीबी यानी कि योग सर्टिफिकेशन बोर्ड जितने भी एग्जाम कंडक्ट करेगा, जो कि पात्रता है, जैसे नेट की पात्रता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, एच-टेट, सी-टेट के एग्जाम होते हैं जिसमें आप एक टीचर के लिए क्वालिफाइड माने जाते हैं। ऐसा ही एक वाईसीबी का बोर्ड बनाया गया जिसमें अलग अलग स्तर के एग्जाम रखे गए हैं। उन एग्जाम के स्तर पे भी हम बात करेंगे कि कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, किस एग्जाम की क्या वैल्यू है, किस एग्जाम को देने के बाद आप किस प्रकार की जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, वो सारी बात भी हम आगे करेंगे। लेकिन वाईसीबी में भी अलग अलग कैटेगरी दी गई है, तो उस सारी कैटेगरियों को मिला करके उसका जो कंबाइन एक जो बोर्ड बनाया है, गठित की गई है कमेटी, उसको वाईसीबी बोलते हैं, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, जिससे क्लैरिटी आपको हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब कहेंगे कि बहुत सारे जो व्यक्ति वाईसीबी को नहीं जानते, या जिन्होंने 3 साल पहले, 2 साल पहले या 4 साल पहले जिन लोगों ने ऐसा ही एक सर्टिफिकेशन किया था, उसका नाम था QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो QCI जिन्होंने किया और वाईसीबी है, इसमें क्या फ़र्क है, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सारे बच्चों को लेकर के, बहुत सारे बच्चों में। इसलिए हम QCI और वाईसीबी दोनों को इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे हैं। वाईसीबी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड वही है जो पहले QCI था। पहले जितने भी योग के लेवल 1, 2, 3 के एग्जाम होते थे, वो QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में होते थे। अभी वो सारे एग्जाम वाईसीबी में होते हैं। तो QCI से इसका नाम चेंज होकर के ये वाईसीबी बोर्ड बन गया है, QCI से हट करके। QCI अभी भी काम करता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग फील्ड में QCI के एग्जाम होते हैं। बट योग को इंडिपेंडेंट वाईसीबी के अंडर में दे दिया गया है, उसका एक अलग से बोर्ड गठित कर दिया गया है, तो QCI से हटा दिया गया है। अब बहुत सारे पूछेंगे कि जिन्होंने QCI से किया, यानी कि शुरुआत तो QCI से हुई,
तो अब उनके सर्टिफिकेट का क्या होगा? उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू भी इतनी ही है जितनी कि वाईसीबी के सर्टिफिकेट की वैल्यू है। क्योंकि जब मैंने किया था तो मैं क्यूसीआई के अंडर में किया था, तो मेरे सर्टिफिकेट की वैल्यू भी वही है जो वाईसीबी के सर्टिफिकेट की है, क्योंकि दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में काम करने वाली संस्थाएं हैं। तो पहले क्यूसीआई थी, अब वाईसीबी हो गया है। अब इसकी वैलिडिटी पे होता है कि पहले क्यूसीआई था तब वैलिडिटी 3 साल होती थी किसी भी एग्जाम की, अब वैलिडिटी 5 ईयर कर दी गई है। तो जिन लोगों ने पहले क्यूसीआई किया था उनको भी रिन्यूअल के लिए ऑफर दिया गया है। तो वेबसाइट पे जाकर के अपने वो सर्टिफिकेट को रिन्यू करा सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं, आगे की डेट उसकी बढ़वा सकते हैं। एक छोटा सा एक फिक्स अमाउंट है, टोकन मनी है, वो आपको पे करना पड़ेगा वाईसीबी को। उसके बाद फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू हो जाएगा। ऐसा एक प्रावधान है वो जो वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं, वो वाईसीबी के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो क्यूसीआई हो गया, वाईसीबी हो गया, तो जो क्यूसीआई था अभी वो वाईसीबी है। अब बात है कि रीजन बिहाइंड द वाईसीबी, वाईसीबी बनाने के पीछे कारण क्या है, क्यों वाईसीबी बनाया गया या क्यों क्यूसीआई बनाया गया। अब देखिए, योग परंपरा को लें या किसी भी परंपरा को हम लें तो एक एमए है, पीजी डिप्लोमा है, या हमने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी एजुकेशन हम करते हैं और उस एजुकेशन को करने के बाद फील्ड में आते हैं पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाने की फील्ड में आते हैं या किसी टेक्निकल फील्ड में जब हम आते हैं तो हमें उस विषय का सही जानकारी होनी चाहिए। अब एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लूप होल भी होते हैं जिसके कारण हम ओपन से कर लिया, कहीं से कर लिया, या केवल डिग्री हमने हासिल कर ली, या प्रैक्टिकल में हमने किसी को अप्रोच करके नंबर बढ़वा लिए, लेकिन वैसा नॉलेज हमें नहीं है। तो उसके पीछे गुणवत्ता को जांचने के लिए, गुणवत्ता को परखने के लिए कि ये जो व्यक्ति अब योग टीचर बन रहा है, ये जो व्यक्ति अब जो योग इंस्ट्रक्टर बन रहा है, क्या ये वास्तव में योग इंस्ट्रक्टर बनने के लायक है, क्या वास्तव में योग टीचर बनने के लायक है, क्या सच में योग मास्टर कहलाने के लायक है, क्या ये असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट बनने के लायक है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक ऐसा सर्टिफिकेशन लॉन्च किया कि जिसके तहत उन योग टीचरों की गुणवत्ता को जांचा जा सके कि ये सच में योग टीचर है। अब मान लीजिए योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी को बैक पेन है और बैक पेन वाले को कुछ प्रोहिबिटेड होती हैं चीजें कि आपको ये चीजें नहीं करनी, और यदि उस टीचर को नॉलेज नहीं है और वो उसको वो वाली योग, वो वाली मुद्राएं, वो वाले आसन, वो वाले प्राणायाम करवा देता है तो उसको हानि होने की संभावना है। सपोज करिए, मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है और कोई आपसे सूर्य भेदी प्राणायाम करवा दे, कोई आपसे भस्त्रिका प्राणायाम करवा दे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है और भी हाई हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति पढ़ करके आया है और पढ़ करके उसकी गुणवत्ता की जांच करनी, ये एक पैरामीटर है, ये आईएसआई मार्क का इसको आप बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ के आया है उसकी अलग से एक टेस्टिंग जो एजेंसी है वाईसीबी, वो उसका एग्जाम लेकर के ये तय कर देती है कि हाँ, इसको हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, एक क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लास की शुरुआत किन चीज़ों से करनी चाहिए, मंत्रों का क्या उसमें रीजन है, उसके बाद समापन किस चीज़ से करना चाहिए, और क्लास को कैसे कंडक्ट करें, किस बीमारी वाले को क्या चीज़ें बताएं, डूज एंड डोंट का क्या इंपॉर्टेंस है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे से समझा पाए, उसको सारी चीज़ों का नॉलेज हो, एक ऐसे सिलेबस को डिजाइन किया गया। बाकी सारा सिलेबस एमए या बीएड और आपका जो पीजी डिप्लोमा है इसके अंडर में ही आता है, लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसी चीज़ें जो एक आम व्यक्ति को योग सिखाते हुए एक टीचर को, एक आइडल टीचर की क्वालिटियों को कैसे हम जाने, कैसे हम पहचाने, एक स्टूडेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये व्यक्ति को कितनी ज़रूरत है, एज पर योर नीड एंड कैपेसिटी के प्रिंसिपल को कैसे फॉलो किया जाए कि मैं बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है और सामने वाला लेने के लिए कैपेबल नहीं है, मैं 2 घंटे सूर्य नमस्कार और आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर सकता हूँ, ऐसी मेरी कैपेसिटी है। बट मैं सामने जो मेरे स्टूडेंट आया उसको भी मैं ऐसा ही समझूं और उसको भी इतनी चीज़ें डिलीवर करूं, उसको भी 2 घंटे क्लास कराऊं, तो ये एक आइडल टीचर की क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए इस पे देखने के लिए कि एक न्यू अभ्यासी, नया अभ्यासी जो है उसको कितनी ज़रूरत है, उसकी कितनी क्षमता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग कराना, ये सारे जो पैरामीटर तैयार किए गए, ये सारे के सारे जो पैरामीटर हैं, ये सारे के सारे वाईसीबी ने किए। तो वाईसीबी में इन चीज़ों को इसलिए लेकर के आए कि ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएं जिससे कि योग शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो।
या किसी को इसकी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े या इसके साइड इफेक्ट किसी को ना हो, इसलिए एक आइडल टीचर की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए वाईसीबी को तैयार किया गया। अब इसमें वाईसीबी का दूसरा कारण यह भी था कि योग जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा है, आश्रमों की परंपरा है और अनेक परंपराएं चल रही हैं। आप देखेंगे शिवानंद परंपरा चल रही है, आप देखेंगे पतंजलि की परंपरा चल रही है, आप देखेंगे किसी और जो संस्था है बिहार योग मुंगेर की परंपरा है, या अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं, लोनावाला की परंपरा है, या अन्य गुरु शिष्य परंपराएं हैं जो गुरु ने अपने शिष्य को नॉलेज दिया, उसने अपने शिष्य को कन्वर्ट किया। ऐसे चलता चलता आ रहा है, तो इसके पीछे कोई आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते, लेकिन आपको एक मानक तो तय करना ही पड़ेगा। अभी किसी परंपरा में कोई मिस्टेक इन्वॉल्व हो गई, मान लीजिए मैं किसी परंपरा से आता हूं और मुझे कोई चीज़ का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मुझे सही से उसका नॉलेज नहीं है और मैं उस चीज़ को रिकमेंड कर रहा हूं, मैंने अपने स्टूडेंट को रिकमेंड कर दिया, मेरे स्टूडेंट आगे अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे, तो जितनी वो परंपरा है जो अच्छी चीज़ ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र होती चली जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कहें, गुरु शिष्य परंपरा के, एक टीचर अपने स्टूडेंट को, वो अपने स्टूडेंट्स को, तो ऐसे जो ट्रांसफ़र है वो अच्छी रियल नॉलेज के साथ साथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र को रोकने के लिए जब गलत सूचना है, गलत जानकारी है, उसके बढ़ावे को, उसके प्रचार को रोकने के लिए, उस पर सैंक्शन लगाने के लिए ही वाईसीबी बोर्ड का गठन हुआ, ताकि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या किसी एक परंपरा के गलत तरीके से करने से सारी परंपरा धूमिल ना हो जाए या उससे किसी को नुकसान ना हो, इसलिए वाईसीबी बोर्ड का गठन किया गया। और दूसरा, सही एक आइडल योग टीचर को तैयार करना और उसको छांटना, वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो इंस्ट्रक्टर के लायक है, वो टीचर के लायक है, वो मास्टर कहलाने के लायक है, वो थेरेपी के लायक है, या फिर और भी कंसल्टेंट के लायक है। इन सभी विषयों को देखते हुए वाईसीबी का गठन किया गया। तो वाईसीबी का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और ऐसी बॉडीज़ हर जगह तैयार होनी चाहिए, ताकि जैसे डॉक्टर जो बनता है उनकी भी एक बॉडी होती है, या मैं जैसे बात करूं कि कोई भी एमबीबीएस इंडिया से या यहाँ से कोई भी आप डिग्री करके यूएस में चले जाते हैं, तो यूएस में वहाँ पर एक आपका टेस्ट होता है जो कि यूएस गवर्नमेंट लेती है। आप भले ही कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस करके गए हो या एमडी करके गए हो, फिर भी आपको एक वहाँ का एक बेसिक जो टेस्ट है वो देना पड़ता है, जिसमें वो ये नहीं जानते कि आपको आता है कि नहीं आता है, वो ये देखते डूज एंड डोंट का आपको नॉलेज है कि नहीं, कोई ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनके वहाँ के लोगों के लिए हार्मफुल हो। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, वो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो फिर चाहे एमबीबीएस हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, किसी भी तरह की परंपरा हो, उसको बढ़ाने के लिए वहाँ के नॉर्म्स पे आपको खरा उतरना पड़ता है, तभी जा करके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसी ही वाईसीबी सर्टिफिकेशन बोर्ड है जिसकी बहुत आवश्यकता थी और ये गुणवत्ता परक है, आगे अच्छे टीचर को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इसकी जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, वो कितना है। वैलिडिटी की हम बात करें, पहले 3 साल की वैलिडिटी होती थी, अभी 5 साल की वैलिडिटी इसकी कर दी गई है कि एक सर्टिफिकेट आज आपने पास किया है तो उस सर्टिफिकेट को आप कम से कम वो आपके लिए 5 साल के लिए वो मान्य होगा। 5 साल तक आप वैलिड हैं, ये चाहे वो आप इंस्ट्रक्टर हों, चाहे वेलनेस इंस्ट्रक्टर हों, चाहे प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हों, चाहे वॉलंटियर हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे मास्टर हों, चाहे थेरेपिस्ट हों, असिस्टेंट थेरेपिस्ट हों, कोई भी हो, उसकी 5 साल की एक लिमिट उन्होंने डिसाइड की है। उसके बाद भी पूरा एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था वाईसीबी ने की है कि एक छोटे से ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही आपको जांच लिया जाता है, जिसमें केवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी में आपकी टीचिंग और आपका जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो देख लिया जाता है। उसके बाद आपको फिर से उसका रिन्यूअल कर दिया जाता है थोड़े से छोटे से अमाउंट के साथ। तो वो अभी सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी है। और दूसरा कहें कि ये वैलिड कहाँ तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वाईसीबी के सर्टिफिकेट को यदि करूँ तो वो कहाँ कहाँ तक वैलिड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उसकी वैलिडिटी की मैं बात करूँ तो वाईसीबी का सर्टिफिकेट ओवरऑल वर्ल्ड आपका वैलिड है।
एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, योग अलायंस जिसका नाम है। तो योग अलायंस एक प्राइवेट संस्था है जो कि यूएस की संस्था है उसकी। और यदि मैं वाईसीबी की बात करूं तो वाईसीबी बहुत बड़ी है और वाईसीबी ही सबसे ज़्यादा वैलिड है। तो हमें और कोई सर्टिफिकेट ना करके वाईसीबी सर्टिफिकेट करना चाहिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का यानी कि भारत सरकार का एक सर्टिफिकेशन है। जैसे नेट है, एचटेट है, सीटेट है, ऐसे ही तो भारत सरकार ने जिस टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को का कॉम्बिनेशन रखा गया है, ये सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा है। तो इसको पूरे विश्व में मान्यता है। कहीं भी किसी भी देश में आप जाते हैं और यदि आपके पास वाईसीबी का सर्टिफिकेशन है, वो टीचर का है तो आप एज ए टीचर काम कर सकते हैं, मास्टर का है तो एज ए मास्टर आप काम कर सकते हैं, थेरेपी का है तो आप एज ए थेरेपिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर का है तो केवल आप इंस्ट्रक्टर के लेवल पे आप काम कर सकते हैं, यदि वॉलंटियर का है तो वॉलंटियर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का है तो आप प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर की भूमिका में काम कर सकते हैं। माने जो सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे किया है उसी आधार पे आप विश्व में कहीं भी किसी भी संस्था के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी भी स्कूल के साथ, किसी भी बोर्ड के साथ, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो वैलिडिटी की बात करें कि अवधि की 5 साल होगी और उसके बाद भी छोटा सा एक कार्यक्रम होता है जिसमें रिन्यूअल का, वो आप कर सकते हैं। और पूरा अमाउंट भी नहीं, छोटा एक अमाउंट देना पड़ता है उसके लिए, पूरी फीस नहीं देनी पड़ती जितनी फीस हम टेस्ट के लिए देते हैं। तो ये हमें एक ध्यान रखना चाहिए और पूरे विश्व में ये मान्यता प्राप्त है। एलिजिबिलिटी ऑफ वाईसीबी एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, किसको कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो जितनी भी एलिजिबिलिटी की बात करें तो योग थेरेपेटिक कंसल्टेंट, ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। माने आप ग्रेजुएट हों तभी आप योग जो कंसल्टेंट है, योग थेरेपेटिक जो कंसल्टेंट है, उसको आप एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एग्जाम की बाध्यता नहीं है कि आपको इसके लिए ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो कई कहेंगे कि क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति भी दे सकता है? बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी दे सकता है। और अनपढ़ व्यक्ति इन द सेंस ये नहीं कि जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं वो एग्जाम दे सकता है, वो तो दे ही नहीं पाएगा एग्जाम। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि योग हमारी पुरातन और सनातन परंपरा का हिस्सा है। योग हमारे रग रग में है, हमारी पीढ़ियों में योग है, हमारी रगों में योग है। तो योग की पढ़ाई के लिए बहुत सारे आप देखेंगे जो गुरुकुल हैं, जो वैदिक गुरुकुल होते हैं, वैदिक गुरुकुलों में अष्टाध्यायी, व्याकरण, वेद, उपनिषद, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सांख्यकारिका, गीता। तो वहाँ की डिग्रियां कई बार ऐसी होती हैं, एक तो डिग्री होती यूनिवर्सिटी देती है, या शास्त्री की, आचार्य की डिग्री होती है जो यूनिवर्सिटियों के कॉलेज के थ्रू आपको मिलती रहती है। लेकिन एक ऐसी भी परंपरा है, वैदिक परंपरा, जिसमें आपको डिग्री नहीं मिलती, गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ना होता है। और ये भी नहीं होता कि आपका टेस्ट कब होगा, अष्टाध्यायी आपने कब पूरी की, व्याकरण आपने कब पढ़ी, पाणिनि व्याकरण आपने कब पढ़ी, उसके बाद दर्शन, 6 दर्शन है, 6 दर्शनों की पढ़ाई आपकी 6 साल में भी हो सकती है, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं तो 3 साल में भी हो सकती है। तो उसके बाद उपनिषद पढ़ रहे हैं तो गुरु अपने हिसाब से पढ़ाता है, स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा भी गुरु अपने हिसाब से लेता है और उनको समाज के लिए न्यौछावर हो जाते हैं वो लोग, वो क्योंकि वो गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करते, अपनी इस प्रकार की विद्या आरंभ पढ़ते हैं और समाज में अपने उसको डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनको हम सन्यासी कहते हैं या वानप्रस्थी कहें या फिर जो प्रचारक जिनको हम कहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। तो उनके पास यदि आप देखेंगे तो डिग्री होती नहीं है। आप उदाहरण के लिए आप देखिए, स्वामी रामदेव जी के पास कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं है कि जिससे उन्होंने स्कूल से पढ़ा हो। वो ऐसे वैदिक गुरुकुल में पढ़े जहाँ पे डिग्री नहीं बांटी जाती थी, वहाँ केवल गुरु के सानिध्य में रह करके ही इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता। तो आज स्वामी रामदेव जी का जो विश्व भर में योग को प्रचारित किया है, उसके पीछे निसंदेह स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। या हम और ऋषियों की भी बात करें, बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं जो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, पहुँचे हुए ऋषि हैं, पहुँचे हुए योगी हैं, लेकिन उनके पास डिग्री कोई नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति यदि वाईसीबी करना चाहें तो उनके लिए आप क्राइटेरिया तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पहले आप +2 लेके आइए, या दिल्ली बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो बाध्यता थी
क्वालिफिकेशन की जो बाध्यता थी वो यहाँ पे हटा दी गई कि कोई भी व्यक्ति, एक गुरुकुल परंपरा से आने वाला व्यक्ति भी कल को प्रचार करना चाहे, कहीं जाना चाहे और सरकार से सर्टिफाइड होना चाहे तो सरकार उसको भी आमंत्रित करती है, सरकार उसको भी मौका दे रही है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी में आप केवल जो योग थेरेपेटिकल कंसल्टेंट है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, अदरवाइज उसके अलावा किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए, किसी भी लेवल के लिए आपको एलिजिबिलिटी नहीं है। माने 10वीं 12वीं BA MA ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एलिजिबिलिटी के मामले में पूरी छूट यहाँ पे दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति, दूसरा उम्र की भी कोई वो नहीं है सीमा कि उम्र की सीमा है, तो उम्र की भी कोई सीमा नहीं है और एजुकेशन की भी नहीं है। कोई PhD वाला भी करे, 10वीं पास भी करे, ऐसी कोई बाध्यता इसमें नहीं दी गई है YCB एग्जाम में। तो एलिजिबिलिटी के मामले में पूरी छूट आपको मिलती है। अब बात करें डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। भाई मैं MA मैंने किया, PhD किया, MPhil किया, नेट पास हूँ, तो क्या मुझे भी YCB के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी? ऐसा अमूमन सोचते हैं व्यक्ति। बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे कि मैंने तो MA किया है यूनिवर्सिटी से रेगुलर, मैंने तो डिप्लोमा किया, PG डिप्लोमा, एक एग्जाम दे के टीचर बन जाए और हम मास्टर डिग्री करके टीचर नहीं कहलवा पा रहे, ये बड़ा एक विरोधाभास रहता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी हम स्टूडेंट्स को। क्वालिफिकेशन अलग चीज़ है और सर्टिफिकेशन अलग चीज़ है। क्वालिफिकेशन है आपकी 10th है, +2 है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, MPhil है, PhD, ये सब आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। लेकिन सर्टिफिकेशन यानी कि जो आपको सर्टिफाई करता है, जैसे आपने मान लीजिए MA पास करी, MA पास करके आप मास्टर तो हो गए, बट मास्टरी आपकी जांचेगा नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जितने भी विषय में आपने MA की, उन सभी विषयों का नेट होता है, योग में भी नेट विषय होता है। तो जब आप नेट का एग्जाम पास करते हैं तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उसको कहा, माने MA करने के बाद यदि आपने नेट का एग्जाम पास कर दिया तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। केवल खाली मास्टर डिग्री से आप एलिजिबल नहीं है। मास्टर डिग्री आप, मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ लूप होल होते हैं, उनकी वजह से आप MA कर भी लेते हैं, किसी तरह से कर लेते हैं, तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाता पढ़ाने के लिए। उसके लिए आपको नेट का परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी, तभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में CTET, HTET ये होते हैं जो 10वीं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। उसके लिए BEd तो सबने की है, BEd आपकी क्वालिफिकेशन है, बट CTET, HTET आपकी सर्टिफिकेशन है कि आप वो जो BEd आपने की, आपने जो मास्टर डिग्री आपने की, वो सही है कि नहीं है, उसके बिहाफ पे आपको जांचा जाता है कि आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो सर्टिफिकेशन है आपका पढ़ाने का सर्टिफिकेशन कि हाँ आप सर्टिफाइड हो, आपको सर्टिफाइड कर दिया गया। और क्वालिफिकेशन केवल आपने उस योग्यता को, उस चीज को पढ़ा है, उस चीज को इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं, उस चीज के पे नॉलेज कितना है, उस चीज पे पकड़ कितनी है, डूज एंड डोंट कितना जानते हैं, टीचिंग मेथड कितना जानते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेशन होता है। तो यहाँ सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो ये नहीं कि कोई क्वालिफिकेशन में PhD किया है तो वो उसका वो एलिजिबल नहीं है या वो क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं, वो निश्चित रूप से क्वालिफाइड है, बट उस क्वालिफाइड होने के लिए एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है जो कि नेट के से होकर के गुजरना पड़ता है, या YCB में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। तब मान लीजिए आपने PhD किया है, MPhil किया है, MA किया और अच्छे नंबरों से किया, पढ़ के किया है, अच्छे से आपको नॉलेज है, तो निसंदेह आपको वो परीक्षा आप पास करेंगे। लेकिन पास करने के लिए उस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब मुझे नॉलेज है, ये मुझे पता है, लेकिन यदि उस नॉलेज को मैं उसको सर्टिफाइड कर दूं, उसमें जो एजेंसीज हैं, जो YCB है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड है, या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, इनको यदि एग्जाम को दे करके अपने आप को साबित करूं तो उसमें बुराई भी नहीं है। तो इसलिए सरकार ने दो चीजें रखी हैं, क्वालिफिकेशन अलग है, सर्टिफिकेशन अलग है। तो YCB आपका सर्टिफिकेशन है, नेट का एग्जाम आपका सर्टिफिकेशन है, HTET, CTET ये जितने, ये सब के सब आपके सर्टिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, ये सब आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा, तभी हम जाकर के इस चीज से बच सकते हैं। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ YCB सर्टिफिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए, जितनी भी सरकारी वैकेंसी निकलती हैं या प्राइवेट वैकेंसी निकलती हैं, योग टीचर की, योग इंस्ट्रक्टर की, वेलनेस इंस्ट्रक्टर की, योग मास्टर की, योग थेरेपिस्ट की, उनके लिए YCB का एग्जाम पास करना मैंडेटरी कर दिया गया है।
आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम ले लीजिए या स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम ले लीजिए, आयुष मिनिस्ट्री की कोई स्कीम ले लीजिए, किसी भी मंत्रालय में यदि आपको योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर, योग थेरेपिस्ट या योग कंसल्टेंट या आपको योग मास्टर लगना है, ये कोई भी पोस्ट हो आपकी, तो आपको योग YCB का सर्टिफिकेट आपको करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर लगना है तो आपको इंस्ट्रक्टर का करना पड़ेगा, टीचर लगना है तो टीचर का करना पड़ेगा, थेरेपिस्ट लगना है तो थेरेपिस्ट का करना पड़ेगा, असिस्टेंट थेरेपिस्ट लगना है उसका आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हैं। तो YCB की इंपॉर्टेंस ये है कि बिना YCB के ना आप भारत सरकार की तरफ से विदेश में नौकरी कर सकते हैं योग के फील्ड में, ना ही YCB के बिना आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कोई सर्विस कर सकते हैं, ना टीचिंग में कोई काम कर सकते हैं। तो YCB हर जगह मैंडेटरी कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, तो इसलिए YCB सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस लेक्चर को हम लेकर के आए हैं ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, डिफरेंस समझ में आए, एलिजिबिलिटी, वैलिडिटी, रीजन क्या है, QCI और YCB में फ़र्क क्या है, YCB है क्या, YCB क्यों बनाया गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने इस व्याख्यान में आपको बात कही। तो इम्पोर्टेंस यही है कि आप YCB की इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी किसी स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं जाना चाहते हैं तो आपसे YCB सर्टिफिकेशन मांगा ही जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो आशा करता हूँ इस व्याख्यान में जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है उन चीज़ों को आप अच्छे से उसको समझेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे और इस YCB की इंपॉर्टेंस को समझते हुए YCB का एज पर योर नीड, आपको जो नीड है, आपकी जो क्वालिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग उस YCB एग्ज़ाम को कंडक्ट करके अपने आप को सर्टिफाइड करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।